नमस्कार साथियों, परिवर्तन आईएएस एकेडमी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। हम लोग बात करेंगे 22 जून 2018 के द हिंदू की, और इसमें हम इसको एनालिसिस करेंगे और एडिटोरियल सेक्शन को भी थोड़ा डिस्कशन करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये सेशन पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर, देखिए कल जो था इंटरनेशनल योगा डे था, तो वर्ल्ड के अलग अलग कॉर्नर्स में, अलग अलग कोनों में ये सेलिब्रेट किया गया। तो ओवरऑल एक मैसेज जो इंडिया ने शुरू किया 2015 में जब शुरू हुआ था फर्स्ट योगा डे, उसके बाद से कहीं ना कहीं इंडिया की प्रेजेंस भी बढ़ी है, और इंडिया की तरफ से ये एक मैसेज है वर्ल्ड को कि नेचुरल रूप से भी हम लोग हेल्थ सेक्टर में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं एक्सरसाइज के माध्यम से। योगा भी एक एक्सरसाइज है और जो अपनी बॉडी को पूरी तरीके से फिट रखने में मदद करती है, जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उसमें मदद करती है। तो इस तरह की एक न केवल एक योगा इंडिया ने प्रेजेंट किया, बल्कि एक मैसेज है वर्ल्ड को कि आप इंडिया से बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जम्मू एंड कश्मीर में सरकार गिरी और उसके बाद तेजी से सरकार जो अभी गवर्नर रूल लागू हो चुका है, गवर्नर रूल के बाद वहाँ पर काफ़ी चीज़ें देखने को मिली है। आर्मी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई है और होनी भी चाहिए, और खासकर जो टेररिस्ट के विरुद्ध ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है उसके माध्यम से कल ही मैं न्यूज़ देख रहा था, एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स को वहाँ पर बुलाया गया है ताकि सख्ती से ऑपरेशंस को कवर किया जा सके। खासकर उन चीज़ों में इस तरह के ऑपरेशन लॉन्च किए जाएंगे जहाँ पर आर्मी और जो लोकल पुलिस है, जॉइंट ऑपरेशंस होते हैं, वहाँ पर थोड़ी उनको डिफ़िकल्टीज हो जाए तो स्पेशलिस्ट को एक तरीके से इनवाइट करते हैं। हालांकि आर्मी और सीआरपीएफ और जम्मू एंड कश्मीर तीनों अगर जॉइंटली करते हैं वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन कई बार सिचुएशन हो जाती है कि हमें स्पेशलिस्ट चाहिए उनमें, तो इसलिए एनएसजी को वहाँ पर बुलाए। तो 100 ये ऑपरेशन ऑल आउट का मतलब है सभी टेररिस्ट को अगर वहाँ छुपे हैं तो सबको वहाँ मारा जाएगा। अभी एक और न्यूज़ आई, जो सेपरेटिस्ट है, अलगाववादी नेता, वो अलग एक अपना मत रखते हैं वहाँ पर। उन्होंने इस बारे में एक तो बुलाया कि घाटी बंद हो जाएगी, तो उनको ये अरेस्ट कर लिया गया। और ये सारे सेपरेटिस्ट जो हैं वो लोग हैं जो इंडिया खाते हैं लेकिन किसी और कंट्री का ये गुण गाते हैं। तो इस तरह के सख्ती से एक्शन लेना पड़ेगा ये, क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये लोग हैं, इनको काउंटर करना पड़ेगा। और ये एक अच्छा स्टेप है कि इनको न केवल पकड़ा जाए बल्कि जेल में डाला जाए प्रॉपरली। अगर यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर का डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन ना होता तो ये कब के अंदर होते जेल के। तो एक कुछ जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से भी आ रही है। तो ओवरऑल ये न्यूज़ है कि उनको अरेस्ट किया गया, सेपरेटिस्ट लीडर को। आगे चलते हैं। आगे जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो ये कि यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना के बीच में जो ट्रेड वार चल रहा था, अब वो थोड़ा आगे बढ़ता हुआ इंडिया भी इसमें शामिल हो गया है। और इंडिया ने जो इस पर टैरिफ लगाया, इम्पोज करा है, खासकर एप्पल पर, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पर, आमंड पर, चिकपिक्स, लेंटिल्स, और मतलब जितने एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, और कुछ जो आयरन और स्टील इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है। सीधा समझ लीजिए, यहाँ पर उन प्रोडक्ट्स के नाम याद ना रखें भले ही, लेकिन ये ध्यान रखिए एग्रीकल्चरल और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स पर टैरिफ इम्पोज किया है। क्योंकि इससे पहले आप देखेंगे यूनाइटेड स्टेट्स ने स्टील और एल्यूमिनियम पर जो टैरिफ इम्पोज किया था उसमें इंडिया वर्ल्ड में माना जाता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने बोला था कि या फिर इस तरह की चीज़ें हो सकती है 240 मिलियन के अप्रोक्सीमेटली ये टैरिफ है, इतना नुकसान वर्ल्ड को झेलना पड़ेगा। और इंडिया के बीच और जो यूएस के बीच में जो विवाद चला था वो था हार्ले डेविडसन पर, कि जो हार्ले डेविडसन हम बाइक इंपोर्ट करते हैं यूएस से, वहाँ पर ह्यूज टैरिफ लगाया जाता है इंडिया में इस पर ह्यूज टैरिफ इसलिए लगाया जाता है क्योंकि इंडिया में जो जीएसटी की स्लैब्स आई है उसमें ये साफ लिखा गया कि अगर आप लग्जरी आइटम यूज करते हैं तो आपको लग्जरी टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इंडिया में जो टैक्स स्ट्रक्चर में रिफॉर्म किया गया वो उसका एक प्रोसेस है, न कि कोई स्पेसिफिकली हार्ले डेविडसन पर टैक्स लगाया गया।
देखिए अभी एक रिपोर्ट आई थी यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल्स हैं उसके रिलेटेड 2018 की रिपोर्ट प्रेजेंट की गई। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2015 में अडॉप्ट किए गए थे और 2016 से लेकर 2030 तक हमें कुछ टारगेट्स को पूरा करना था, जिसमें 17 मेजर टारगेट और 169 जो इसमें सब टारगेट्स हैं उनको कवर करना था। ठीक है, और चूंकि इंडिया भी इसका मेंबर है यूएन का और इस पार्टिसिपेंट का, तो अभी एक रिपोर्ट आई कि जो वर्ल्ड में हंग्री पॉपुलेशन है, जो भूख से संबंधित लोग हैं, भूखे लोग या जो भूखमरी से ग्रसित हैं, वो इंक्रीज हो रहे हैं। इन्होंने ये बोला 38 मिलियन के अप्रोक्सीमेटली जो है इंक्रीज हुए हैं। और यहाँ पर 38 मिलियन लोग तो वो हैं जो अंडर न्यूरिस्ड या जिसको पोषण नहीं मिलता प्रॉपरली, लेकिन 770 मिलियन से लेकर पहले जो था 815 मिलियन हो गए हैं। ठीक है, तो ये स्टेटिक्स शो करता है 2018 में। और रीजन बेसिकली बताया गया, एक तो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहे हैं, झगड़े बढ़ रहे हैं, ड्राउट, डिजास्टर लिंक्ड क्लाइमेट चेंज, तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई है। और इसमें बताया गया $300 बिलियन के आसपास जो है डिजास्टर की वजह से इकोनॉमिकल में लॉस हुआ। ठीक है, इंडिया में बताया कि इंडिया में जो साउथ एशियन रीजन में हालांकि चाइल्ड मैरिज कम हुई है 2000 से लेकर 2017 के बीच में 40% तक, लेकिन अभी भी रीजन इस क्षेत्र में वाटर स्ट्रेस बढ़ रहा है 70% अप्रोक्सीमेटली। जल से संबंधित विवाद आप देखेंगे, अभी जो नीति आयोग की रिपोर्ट भी आई थी वो भी इसी बात की ओर इशारा करते कि वाटर स्ट्रेस कंट्री में लगातार बढ़ता जा रहा है। तो फाइनली इन्होंने बोला कि हमारे पास 12 साल हैं कि हम लोग कवर करें और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का टारगेट है उस चीज़ को कवर करें। ठीक है, उस चीज़ को हम लोग हासिल करें, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब चलते हैं उसी ट्रेड वार पर। देखिए ट्रेड वार यूएस और चाइना के बीच में शुरू हुआ। सबसे पहले यूएस ने शुरुआत करी, स्टील एंड एल्यूमिनियम पर लगभग इन्होंने जो टैरिफ इम्पोज करे थे, टैरिफ लगाए थे, तो उसके बाद ये शुरू हुआ। इसके अंदर चाइना शामिल हुआ, कनाडा, यूरोपियन यूनियन और अब इंडिया शामिल हुआ है। डाटा कितना उस चीज़ को एक बार छोड़ भी दें हम लोग यहाँ पे, तो एक चीज़ इसमें साफ बताई गई है कि ओवरऑल इसका कोई बेनिफिट किसी को होने वाला नहीं है। यानी ये इसमें कोई इस युद्ध में कोई जीतने वाला नहीं है, सब के सब हारेंगे और उसका इकोनॉमी पर नेगेटिव असर पड़ेगा। जैसे कि सभी कंट्रीज के स्टॉक मार्केट में गिरावट नजर आ रही है, वो इसी का रीजन है कि आप इसको किसी को बेनिफिट नहीं हो रहा भाई, किसी को बेनिफिट नहीं हो रहा इस चीज़ का। तो ओवरऑल आपको ये समझना पड़ेगा। अभी जो हाल ही में इंडिया ने इम्पोज किए हैं तो इंडिया भी इसमें शामिल हो गया है। इससे एक तो जो पॉलिटिकल रिलेशनशिप है वो भी खराब होंगे, दूसरी बात इसका कोई बेनिफिट निकल कर आने वाला नहीं है। तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि इस, और खासकर जो डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू करी है, डोनाल्ड ट्रंप शायद उन्होंने जो कैंपेन शुरू किया था मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो उसको ग्रेट नहीं, वो बहुत ही पिछड़ा हुआ बना देंगे। क्योंकि अगर आप स्टील एंड एल्यूमिनियम पर टैरिफ इम्पोज करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि आपके स्टील एंड एल्यूमिनियम से जितनी रिलेटेड इंडस्ट्रीज हैं उनकी ग्रोथ रेट कितनी कम होगी, इस बात का शायद अंदाज़ा नहीं है उनको। क्योंकि कोई भी कंट्री अपने दम पर नहीं चल सकती आज के सीन में। ग्लोबल ट्रेड आपको करना पड़ेगा और फ्रीली ट्रेड करना पड़ेगा, अदरवाइज हाँ कुछ टैरिफ इम्पोज किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप इतने टैरिफ इम्पोज कर देंगे फॉरेन कंट्रीज बिल्कुल ही आपके अंदर इम्पोर्ट ही ना पाए या फिर वो इन्वेस्टमेंट ही ना कर पाए। इस तरह की चीज़ें अलाउड नहीं की जानी चाहिए। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की भूमिका यहाँ अजीबोगरीब है, कोई उसने एक्शन नहीं लिया इस तरीके का जिसके माध्यम से ये सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो सके। लेकिन यूएस की एक और प्रॉब्लम, अगर WTO एक्शन लेगा तो यूएस से विड्रॉ कर लेगा। पिछले 3-4 वर्षों में, 2-3 सालों में खासकर, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप से, यूनेस्को से, क्लाइमेट चेंज से अपने आप को बाहर निकाल लिया। इसके हाल ही में जो UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल उससे अपने आप को बाहर कर लिया, तो वो अपने आप को बाहर कर लेता है। ये एक उसकी और प्रॉब्लम है। यहाँ पर जो न्यूज़ है उत्तर प्रदेश से रिलेटेड न्यूज़ है। उत्तर प्रदेश में लिंचिंग की केस है। उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, लिंचिंग ये कह सकते हैं भीड़ द्वारा जो मार दिया जाता संदेह के दायरे में। तो यहाँ कई चीज़ें समझनी ज़रूरी है। धर्म जो इशू है वो शायद
बहुत बड़ा बन गया है इंसानियत से ऊपर इन दिनों में। और हम लोग, एक तो अफवाह, बहुत सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाई जाती है, हत्या हो जाती है, उसी चक्कर में सबसे ज़्यादा हत्या होती है। तो हम लोग सीन समझने से पहले ही हमारे अंदर एक मतलब लगता है कि हमारे रिलीजियस बिलीफ्स को तोड़ा जा रहा है, उसको नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तो वो जब फेक न्यूज़ भी रिलेवेंट की जाती है और फाइनली जब पता चलता है कि इस तरह की चीज़ें हुई नहीं, तो और इसमें नुकसान झेलना पड़ता है। दूसरी बात ये है कि स्टेट गवर्नमेंट और जो लोकल प्रशासन है वो भी यहाँ कहीं ना कहीं सुस्त नज़र आ रहा है। रीज़न ये है कि लिंचिंग, कोई भी भीड़ को मारने का हक नहीं है किसी को। अगर आपको किसी, मान लो कोई व्यक्ति आपके रिलीजियस बिलीफ्स के खिलाफ कार्य कर रहा है, तब आप लीगल प्रोसेस लेंगे। आपको हत्या करने का फिर आप में फ़र्क क्या रहा? आप फिर कानून को नहीं मानते, सरकार को नहीं मानते। ये चीज़ें हैं, आपको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा प्रॉब्लम्स को। और जो डायलॉग और डिस्कशन होना जरूरी है, एक गैप जो बन रहा है, कम्युनिकेशन गैप, उसको कवर करना पड़ेगा। ठीक है, ये केवल उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, यहाँ पर तमिलनाडु और कई जगह पर इस तरह की नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, आसाम और कई जगह पर ये चीज़ें देखने को मिली है। तो इसको सॉर्ट आउट करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, ये आर्टिकल है जम्मू एंड कश्मीर पर और यहाँ पर कई फैक्टर्स बताए गए हैं। पहली चीज़ ये कि जम्मू एंड कश्मीर में अभी जो बीजेपी की गवर्नमेंट गिरी है, या बीजेपी और पीडीपी की दोनों का अलायंस टूटा है। इसके अलावा इन्होंने थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दिया है कि जम्मू एंड कश्मीर में जब शेख अब्दुल्ला और पंडित नेहरू जी के बीच में जो पर्सनल रिलेशनशिप थे, उसकी वजह से काफ़ी उनके भी अंदर बातचीत हुई। और जो उसमें पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद अली, वो भी कमिटेड थे कि हम जम्मू एंड कश्मीर के अंदर पीस लेकर आएंगे। तो यहाँ कई फैक्टर उभरे। इनका कहना मेरा पर्सनल ओपिनियन नहीं है कि जैसे आरएसएस की एक लोकल पार्टी थी जेपीपी, ठीक है, जम्मू प्रजा परिषद, उन्होंने एक नारा दिया जिसको बोलते हैं एक विधान, एक निशान, एक प्रधान, वन कॉन्स्टिट्यूशन, वन फ्लैग एंड वन प्रीमियर। तो जम्मू और कश्मीर, यानी जम्मू आप देखेंगे सबसे ज़्यादा हिंदू है जम्मू के अंदर, और कश्मीर के अंदर मुस्लिम कम्युनिटी ज़्यादा है। तो इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ, यानी एक लाइन खींची गई कहीं ना कहीं। तो अलग अलग तरीकों का योगदान अपने अपने तरीके से था, एक्सट्रीम पॉलिसीज अपनाई गई। ये एक रीजन ओवरऑल एनालिसिस कर रहे हैं कि एक्सट्रीमिज्म का क्या रोल रहा, हिंदू महासभा या राइटिस्ट विंग का क्या रोल रहा, जो बीजेपी अब नहीं थी उससे पहले जनसंघ का क्या रोल रहा इस लाइन को ड्रॉ करने में। तो उसको एनालिसिस कर रहे हैं। तो ये इनका पर्सनल ओपिनियन है, हम लोग इससे को स्वीकार कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता। तो ये आर्टिकल को आप देख सकते हैं, अदरवाइज ना देखना चाहें तब भी स्किप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो नहीं है मतलब जिसमें हम बात करें प्रशासनिक रूप से, और इस तरह का कोई आर्टिकल नहीं है। देखिए, दिल्ली शुड बी गिवन ए स्टेटहुड, ये आर्टिकल जो है उस पे है कि दिल्ली को क्या पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। आप लोग कमेंट करिए, क्या दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए या नहीं। ठीक है, सबसे पहले तीन पक्ष इसमें हैं। पहला मनीष सिसोदिया जी हैं, दूसरा संदीप दीक्षित जो हैं वो कांग्रेस के हैं, ये आम आदमी पार्टी के। ठीक है, तो आम आदमी पार्टी जो है जब 67 आउट ऑफ 70 मेजोरिटी से जीती थी, 70 में 67 सीट इनको मिली थी, तो ह्यूज मेजोरिटी थी। और ये बोल रहे हैं कि हमें स्टेटहुड मिलना चाहिए, क्योंकि आप अलग अलग राज्य का दर्जा देखें, अलग अलग राज्यों में देखिए, क्योंकि ये पॉलिटिकल की बात नहीं है, डेमोक्रेटिक दर्जा है। इन्होंने बात बताया कि एंटी करप्शन ब्रांच जो पहले दिल्ली सरकार के अंदर आती थी वो मिनिस्ट्रीज़ के अंदर आती है। आईएएस जो है वो फंक्शन करते हैं दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर, लेकिन ऑर्डर उनको होम मिनिस्ट्री से लेने पड़ते हैं। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने कई इक्वल राइट्स की बात करी कि हमने गोवा, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा में भी को भी स्टेटहुड का दर्जा दिया गया, तो दिल्ली को क्यों नहीं। ठीक है, तो ओवरऑल ये बोल रहे हैं कि हमें मिलना चाहिए। इनका पक्ष है कि हमें इसलिए मिलना चाहिए कि हमें डेवलपमेंट करना है, दूसरे राज्यों को भी तो मिला हुआ है, हमें क्यों नहीं। ठीक है, ये है संदीप दीक्षित, ये बोल रहे हैं कि इनको नहीं मिलेगा दिल्ली को दर्जा। रीजन इन्होंने बताया कि दिल्ली दूसरे राज्यों की तरह नहीं है, दिल्ली एक नेशनल कैपिटल है
और नेशनल कैपिटल में नेशनल गवर्नमेंट के साथ साथ यहाँ पर सिक्योरिटी और जो फॉरेन डिग्नेटरीज आती हैं, मान लो दूसरे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या किंग वगैरह आते हैं, तो उनको भी सिक्योर करना है। ठीक है, इस चीज़ को कॉन्स्टिट्यूशनली समझना पड़ेगा कि एक पॉलिटिकल एजेंडा मत लेकर आइए आप लोग। ये इनका कहना, इनका पक्ष है कि आम आदमी पार्टी जो पॉलिटिकल एजेंडा पुट आउट कर रही है उस चीज़ को आप मत लेकर आए। लेकिन ये ध्यान रखिए कॉन्स्टिट्यूशनली पॉसिबल नहीं है, राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता दिल्ली को। थर्ड पक्ष ये बोल रहे हैं कि राज्य को दर्जा दिया जाना है नहीं दिया जाना, वो चीज़ें अलग इशू है, लेकिन कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। पहली चीज़ है कि राज्य के अंदर लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर और एक तरीके से जो मेजर इश्यूज हैं जो स्टेट के अंदर लाई करते हैं, स्टेट के अंदर इम्पोर्टेंट है, वो कम से कम उन्हें दिए जाने चाहिए। आर्टिकल 239A और आर्टिकल 239BB जो कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली 1991 में जो अमेंडमेंट पास किया गया था, 69th अमेंडमेंट है आई थिंक ये, तो उसके बेसिस पर ये बोला गया कि हमें कुछ, आपको स्टेटहुड भले ही ना दे, राज्य का दर्जा भले ही ना दे, लेकिन कुछ रिलैक्सेशन जरूर दिया जाना चाहिए इसमें दिल्ली को। और जहाँ तक बात है सिक्योरिटी की बात है, तो ये कुछ हो सकता है कि आप दिल्ली का कुछ रीजन, जैसे जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट काम करती, उसको स्पेसिफिकली, जिसको नई दिल्ली बोलते हैं, स्पेसिफिकली उस रीजन को आप यूनियन के अंडर रख सकते हैं, बाकी कुछ हिस्सा को आप स्टेट के अंडर कन्वर्ट कर सकते हैं। स्टेट को उसमें भले ही राज्य का दर्जा ना दे, उसमें पावर्स दे सकते हैं। ये ओवरऑल एक एनालिटिकल यहाँ पर उभर रही। तो तीन पक्ष इसमें है और तीनों का अपना अपना परिप्रेक्ष्य है, अपना अपना मत है। तो देखते हैं कौन सही कौन गलत, क्या नहीं क्या नहीं। देखिए कल इंटरनेशनल योगा डे था और प्राइम मिनिस्टर जो थे वो देहरादून के अंदर उस समय थे और उन्होंने देहरादून से ये 4th 2015, 16, 17, 18 तो ये 4th योगा डे था, इंटरनेशनल योगा डे, तो उनको सेलिब्रेट किया। कभी कभी फैक्चुअल क्वेश्चन में आ जाता है कहाँ पर उन्होंने किया, तो ये किया था उत्तराखंड में। ठीक है, इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है, देखिए 6 जुलाई को इंडिया और यूएस के बीच में 2+2 डायलॉग हुआ। 2+2 डायलॉग का मतलब ये होता है, कभी कभी इस तरह के वर्ड ही एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। 2+2 का मतलब क्या होता है कि 2 मंत्री हमारे और 2 मंत्री उनके। यहाँ पर हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री बात करेंगे यूनाइटेड स्टेट्स के काउंटर पार्ट से, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स में जो इन पोस्ट को होल्ड करते हैं उनसे। ठीक है, 2+2 डायलॉग, दो उसमें बातचीत करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल है इंडिया मालदीव के बीच में जो इश्यू चल रहा है उसको हम लोग सॉर्ट आउट करने पर काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। इसी के बारे में है कि हम लोग उसमें इश्यूज़ को सॉर्ट आउट करें, खासकर जितने इश्यूज उभरे, खासकर वीज़ा रिलेटेड इश्यूज उभरा है, क्योंकि जो काम करते हैं मालदीव के अंदर उनको इसका नेगेटिव असर हो रहा था। तो उस चीज़ को कवर करने के लिए ये बातचीत हो रही कि हम लोग इस पर लगातार कंटिन्यूली एफर्ट करेंगे। देखिए बाकी इसमें वर्ल्ड सेक्शन में भी कोई ऐसी खास न्यूज़ नहीं है जो हम लोग डिस्कशन करें। जनरल न्यूज़ में इंफॉर्मेशन होती है डे बाय डे की। और ना ही कोई इसमें न्यूज़ है बिजनेस सेक्शन में, पेज 1 और पेज 2 दोनों के अंदर ही। और अगर हम लास्ट की बात करें, लास्ट पेज जो आता है, इसमें भी इस तरह की कोई न्यूज़ नहीं, बस एक इन्फॉर्मेशन है कि 1 बिलियन यूज़र हो गए इंस्टाग्राम्स के, वो यूट्यूब को टेक किया उसने। ठीक है, बाकी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड, जय हिंद।